उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। कार स्टार क्लब की पार्किंग में जाकर रुकी और उसके साथ ही ड्राइविंग सीट से इमरान और उकबी सीट से जोसेफ नीचे उतरे। इमरान ने कार लॉक की और उसी लम्हे पार्किंग बॉय उनके करीब पहुंच गया। उसने एक पार्किंग कार्ड इमरान की तरफ बढ़ा दिया। क्या स्टार क्लब में मौजूद है? इमरान ने पार्किंग बॉय से मुखातिब होकर कहा। उसके साथ ही उसका दूसरा हाथ कोट की जेब से बाहर आया तो उसके हाथ में एक बड़ी मालियत का नोट मौजूद था, जो इसने पार्किंग बॉय के हाथ में पकड़ा दिया। यस सर, चीफ बॉस अपने ऑफिस में हैं। उनकी कार उकबी तरफ मौजूद है। पार्किंग बॉय ने जल्दी से नोट जेब में डालते हुए कहा। उकबी तरफ? क्या मतलब? पूरी तफसील बताओ तो एक और नोट मिल सकता है। इमरान ने कहा। जनाब चीफ बॉस सामने के रुख से नहीं, उकबी तरफ से अपने ऑफिस में आते हैं। इस क्लब के उकबी तरफ एक चौड़ी बंद गली है, वहाँ दरवाज़ा है जनाब, लेकिन इस गली में 4 मुसल्ला अफराद हर वक्त मौजूद रहते हैं, इसलिए वहाँ सिवाय चीफ बॉस या उसके ख़ास आदमियों के और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर आपने चीफ बॉस से मिलना है तो आपको काउंटर पर जाकर बताएं। काउंटर वाले चीफ बॉस से बात करेंगे, फिर चीफ बॉस ने अगर इजाज़त दी तो आपकी मुलाकात हो सकेगी, वरना नहीं। पार्किंग बॉय ने तेज़ लहजे में जवाब दिया तो इमरान ने पहले नोट जितनी मालियत का एक और नोट जेब से निकाल कर उसके हाथ में दे दिया। ओके, इमरान ने कहा तो पार्किंग बॉय सलाम करके तेज़ी से मुड़कर इन 2 कारों की तरफ भागता चला गया जो अभी अभी यके बाद तीसरे पार्किंग में दाखिल हुए थे। आओ जोसेफ, हमने उकबी तरफ से जाना है, इमरान ने कहा तो जोसेफ ने अस्बात में सर हिला दिया। क्लब के कंपाउंड गेट से निकलकर वो तेज तेज कदम उठाते उकबी तरफ गली के सिरे पर पहुंच गए तो वहां आगे ही एक दरवाजे के सामने एक स्याह रंग की बड़ी सी कार मौजूद थी और 4 लंबे कद और भारी जिस्म के अफराद कांधों से मशीन गने लटकाए हुए टहल रहे थे। तैयार रहना। आओ, इमरान ने जोसेफ से कहा और खुद आगे बढ़ने लगा। जोसेफ उसके पीछे था। रुक जाओ, कौन हो तुम? इनमें से एक ने चीख कर कहा। उसके साथ ही उसने कांधे से मशीन गन उतार ली। इसके बाकी साथी भी चौकन्ने हो गए। तुम्हारे चीफ बॉस स्टार्क से मिलना है, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इस दौरान वो मुसलसल आगे बढ़े चले जा रहा था। जाओ वापस और क्लब की तरफ से जाकर मिलो, इधर से कोई नहीं मिल सकता, इस आदमी ने करख्त लहजे में कहा। लेकिन उसी लम्हे इमरान का हाथ जेब से बाहर निकला और दूसरे ही लम्हे रिट रिट की आवाज़ें गूंज उठी और साथ ही वो चारों भी चीखते हुए उछलकर नीचे गिरे तो इमरान ने दूसरा राउंड चला दिया और तड़पते हुए चारों अफराद दूसरी बाल गोलियां खाकर झटके ले लेकर साकित होते चले गए। इनकी लाशें घसीटकर कार के उक में डालो, इमरान ने बड़े बेनियाज़ाना से लहजे में कहा और वो खुद भी इस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने मशीन पिस्टल की नाल इस दरवाजे के लॉक पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही लॉक टूट गया और इमरान ने लात मारकर दरवाज़ा खोला, लेकिन इसके साथ ही उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से रिट की आवाज़ें निकली और सामने से दौड़कर आने वाला एक मुसल्ला आदमी चीखता हुआ नीचे गिरकर तड़पने लगा। इमरान तेज़ी से आगे बढ़ा और फिर उससे फलांगता हुआ आगे बढ़ गया। यहाँ एक लिफ्ट मौजूद थी। उसी लम्हे जोसेफ भी दौड़ता हुआ उसके करीब पहुँच गया। तुम यहीं रहोगे, जो आए उसे उड़ा देना, इमरान ने जोसेफ से कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा तो इमरान ने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद करके लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट तेज़ी से ऊपर उठती चली गई। कुछ बुलंदी पर पहुंचकर लिफ्ट रुक गई तो इमरान ने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। सामने एक राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर दरवाज़ा मौजूद था। वहाँ कोई आदमी मौजूद न था। इमरान आगे बढ़ा और उसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। उसी लम्हे इमरान के कानों में दूर से किसी के बोलने की आवाज़ पड़ी तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये ऑफिस नुमा कमरा था लेकिन खाली था। अलबत्ता उसके उकब में मौजूद दरवाज़ा खुला हुआ था और इस कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इमरान तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ इस खुले दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। उसके साथ ही वो चौंक पड़ा क्योंकि अंदर मौजूद आदमी, जो यकीनन स्टार्क था, किसी को केयर अस्पताल के बारे में बता रहा था कि मास्टर हॉक कार में गया हुआ है और इसने मास्टर हॉक से बात कर ली है। वो $10 लाख लेकर इन हिफाजती इंतजामात को ओपन कर देगा और फिर वहाँ मौजूद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद को हलाक कर दिया जाएगा। क्या इन जख्मियों में इमरान नामी आदमी भी शामिल है? एक हल्की सी आवाज़ सुनाई थी। लहजा बेहद तहमकाना था तो इमरान ने भी इख्तियार होंठ पीछ लिए। फिर वो इन दोनों के दरमियान होने वाली बातें सुनता रहा। वो समझ गया था कि दूसरी तरफ से बोलने वाला स्टार्क का बॉस है, जो यकीनन सेक्शन चीफ होगा। फिर रिसीवर रख जाने की आवाज़ सुनाई दी।
ये नाइफ न जाने क्या करता फिर रहा है। मुझे ख्वाम खास सेक्शन चीफ को अपनी तरफ से कहानी घड़कर सुनानी पड़ी। स्टार्क की बड़बड़ाहट सुनाई दी तो इमरान समझ गया कि स्टार्क को अभी तक नाइफ की हलाकत का पता नहीं चला। इसका मतलब था कि नाइफ सच बोल रहा था कि उसने केयर अस्पताल के बारे में स्टार्क को कुछ नहीं बताया और मास्टर हॉक से बात करने और हिफाजती इंतजामात ओपन करने वाली सारी कहानी स्टार्क ने सेक्शन चीफ को मुतमईन करने के लिए सुनाई है और इसे अभी ताज़ा तरीन हालात का इल्म नहीं। स्टार्क के कदमों की आवाज़ ऑफिस की तरफ आती सुनाई दे रही थी। इमरान दरवाजे के करीब दीवार से पुश लगाए खड़ा था। चंद लम्हों बाद जैसे ही स्टार्क इस ऑफिस में दाखिल हुआ, इमरान किसी भूखे उकाब की तरह इस पर झपटा। स्टार्क के मुंह से भी इख्तियार एक हल्की सी चीख निकली और दूसरे ही लम्हे उसका जिस्म एक झटका खाकर ढीला पड़ता चला गया। इमरान ने इसकी गर्दन और सर को मखसूस अंदाज में झटका देकर इसे बेहोश कर दिया। फिर इमरान उसे घसीटता हुआ वापस उकबी कमरे में आ गया। यहाँ मेज़ पर सुर्ख रंग का एक फ़ोन मौजूद था जिसकी तार दीवार में मौजूद एक सॉकेट से मुंसलिक थी। इमरान ने कुर्सी पर स्टार्क को डाला, फिर उसने कमरे में मौजूद अलमारी खोलकर इसे चेक करना शुरू किया। अलमारी में असलहा, शराब और इस तरह की दूसरी चीज़ें भरी हुई थी। अलमारी के निचले खाने में इसे नायलॉन की रस्सी का बंडल नजर आ गया। इसने वो बंडल उठाकर उसे खोला और फिर स्टार्क को उसकी मदद से इसने कुर्सी पर इस अंदाज में बांध दिया कि वो तरबियत याफ्ता होने के बावजूद भी इसे नहीं खोल सकता था। उसे मालूम था कि स्टार्क तरबियत याफ्ता आदमी है और यहाँ किसी भी लम्हे कोई आ सकता है, इसलिए उसने रस्सी से उसे बांधने के बाद दोनों हाथों से उसकी नाक और मुंह बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद जब स्टार्क के जिस्म में हरकत के आसार नुमाया हो गए तो उसने हाथ हटाया और फिर कोट की अंदरूनी जेब से एक तेज धार खंजर निकाला। फिर जैसे ही स्टार्क ने करहाते हुए आंखें खोली, इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और कमरा स्टार्क के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। फिर अभी उसकी चीख की बाज़ी गश्त ख़त्म ना हुई थी कि इमरान का बाजू दोबारा घुमा और एक बार फिर स्टार्क के हलक से तेज चीख निकल गई। इसके दोनों नथने आधे से ज़्यादा कट चुके थे। इमरान ने खंजर उसके लिबास से साफ करके वापस जेब में डाला और उसके साथ ही उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक स्टार्क की पेशानी पर पड़ा और स्टार्क का पूरा जिस्म पूरी तरह से कांपने लग गया। इसका चेहरा बिगड़ सा गया था, आंखें फटसी गई थी और उसके मुंह से हल्की हल्की चीखें निकल रही थी। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो खुलकर चीखना चाहता हो, लेकिन आवाज़ उसके हलक से निकल ही ना रही हो। बोलो, कहाँ से बीटी का सेक्शन, बोलो, इमरान ने पहली बार घुर्राते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, तो तुम कौन हो? स्टार्क ने रुक रुक कर कहा तो इमरान ने उसकी पेशानी पर एक और ज़रब लगा दी और इस ज़रब के साथ ही स्टार्क का जिस्म बंधे होने के बावजूद इस तरह तड़पने लगा जैसे पानी से निकलने वाली मछली तड़पती है। बोलो, कहाँ है बीटी का सेक्शन, जल्दी बोलो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ब्लैक सेक्शन, डाशू जजीरे पर, डाशू। स्टार्क ने इस तरह रुक रुक कर कहा जैसे अल्फाज उसके सहन में एक एक करके आ रहे हों और एक एक करके उसकी ज़ुबान से फिसल कर बाहर आ रहे हों। तफसील बताओ जल्दी, इमरान ने घुर्राते हुए कहा। मुझे तफसील का इल्म नहीं, बस इतना इल्म है कि ब्लैक सेक्शन डाशू जजीरे पर है और सेक्शन चीफ होशो है। स्टार्क ने पहले की तरह रुक रुक कर कहा। तुम कैसे जानते हो, जबकि ऐसे सेक्शन तो इंतहाई खुफिया होते हैं, इमरान ने कहा। होशो मेरा बहनोई है, वो पहले मेरे साथ एक्रीमिया में था, वहाँ उसने एक बहुत बड़ी तंजीम बनाई हुई थी, ब्लैक मून, और मैं इसके एक सेक्शन का इंचार्ज था। फिर ये तंजीम बीटी में मदगम करती गई, अफ्रीका के लिए अलहदा सेक्शन कायम किया गया तो होशो इसका चीफ बन गया। मेरी बहन इसके साथ डाशो जजीरे पर चली गई, फिर मेरी बहन को सांप ने डस लिया, वो हलाक हो गई तो होशो ने भी मुझसे तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, सिर्फ कारोबारी ताल्लुकात रखे और मैं भी इसकी वजह से शुरू से ही बीटी का सुपर एजेंट रहा हूँ। मेरा ग्रुप जिसका इंचार्ज नाइफ है, फिर होशो ने कॉल करके मुझे कहा कि पाकिस्तानी एजेंट काराम भी आ रहा है। इसने पहले डिगारा और क्रिस्टीना को पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक करने का मिशन दिया, लेकिन उसके हलाक हो जाने पर यह मिशन मुझे दे दिया गया, जिस पर मेरे ग्रुप ने उन्हें ट्रेस करके नेशनल गार्डन में फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। स्टार्क ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि वो लेबॉर्ट्री कहाँ है जिसके खिलाफ पाकिस्तानी एजेंट काम करने आए हैं? इमरान ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं मालूम, होशो को मालूम होगा,
क्योंकि उसका सेक्शन पूरे अफ्रीका पर होल्ड रखता है और इन पाकिस्तानी एजेंटों के ख़िलाफ़ उसके सेक्शन को हरकत में लाने का मतलब यही है कि लेबॉर्ट्री उसके सेक्शन के तहत है। स्टार्क ने जवाब देते हुए कहा, डाशू तो बहुत बड़ा जजीरा है, वहाँ उसे कैसे तलाश किया जा सकता है? इमरान ने पूछा। ब्लैक मून क्लब से। वो ब्लैक मून क्लब का मालिक है, बस मुझे इतना मालूम है और बस, स्टार्क ने जवाब दिया। इसका फ़ोन नंबर क्या है और ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी क्या है? इमरान ने पूछा तो स्टार्क ने फ़ोन नंबर भी बता दिया और ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी भी। इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे रिट्रीट की आवाज़ के साथ ही स्टार्क का सीना गोलियों से छलनी हो गया। वो चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। ब्लैक सेक्शन का चीफ अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि सामने मेज़ पर रखे हुए बहुत से रंगों के फ़ोन में से सफ़ेद रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सेक्शन चीफ बोल रहा हूँ, चीफ ने सर्द लहजे में कहा। बॉस स्टार्क साहब फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे और ट्रांसमीटर कॉल भी अटेंड नहीं हो रही। दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। क्यों, क्या हुआ है इसे? चीफ ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। मालूम नहीं बॉस, अगर आप इजाज़त दें तो कराची में कराशू को कॉल करके हुक्म दिया जाए कि वो स्टार्क से मिलकर रिपोर्ट दे। दूसरी तरफ से कहा क्या, कराशू से बात कराओ मेरी फौरन, चीफ ने कहा और रिसीवर रख दिया। इस स्टार्क को क्या हुआ है? इस कदर गैर जिम्मेदार तो वो कभी नहीं रहा, चीफ ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ने कहा। कराशू लाइन पर है बॉस। दूसरी तरफ से कहा क्या, कराओ बात, चीफ ने कहा। कराशू बोल रहा हूँ चीफ। चंद लम्हों बाद एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कराशू, स्टार्क की तरफ से ना ही फ़ोन अटेंड किया जा रहा है और ना ही ट्रांसमीटर कॉल। तुम फ़ौरन इससे मिलो और फिर इसके ऑफिस से मुझे फ़ोन करो, चीफ ने कहा। यस चीफ, मैं अभी रुसान रवाना हो जाता हूँ। दूसरी तरफ से कहा क्या, कितनी देर लगेगी तुम्हें इस तक पहुँचने में? चीफ ने पूछा। 1 घंटा चीफ, आपको तो मालूम है कि मुज़ाफ़ाती इलाके डेंशो में रहता हूँ, कराशू ने जवाब दिया। ओके, जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचो, चीफ ने कहा और रिसीवर रख दिया। इस इमरान और उसके साथियों का खात्मा तो एक मसला बन गया है, चीफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर मेज़ पर एक तरफ ट्रे में रखी हुई फाइल उठाकर उसने अपने सामने रखी और उसे खोलकर इस पर झुक गया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद इससे पहले वाले फ़ोन की घंटी बज उठी तो चीफ ने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद की और उसे उठाकर ट्रे में रखकर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कराशू लाइन पर है जनाब, दूसरी तरफ से मौतमाना लहजे में कहा गया। कराओ बात, चीफ ने कहा। हेलो चीफ, कराशू बोल रहा हूँ। कराशू की मुतवहश सी आवाज़ सुनाई दी। तुमने बहुत देर कर दी, जबकि मैंने कहा था कि जल्दी वहाँ पहुँचो, चीफ ने सामने दीवार पर नस्ब क्लॉक की तरफ देखते हुए गुस्सेले लहजे में कहा। मैंने सोचा कि तफसीली रिपोर्ट आपको दी जाए, कराशू ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। क्या रिपोर्ट है? स्टार्क ने कहा है। क्या कर रहा है और क्यों कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा? चीफ ने तेज लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा। स्टार्क हलाक हो चुका है चीफ, दूसरी तरफ से कराशू ने कहा तो चीफ बेइख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे के अज़लात तेजी से फड़कने लगे। क्या कह रहे हो? स्टार्क हलाक हो चुका है? क्या मतलब? चीफ ने यकलख्त हलक के बल चीखते हुए कहा। स्टार्क को उसके ऑफिस के उकबी कमरे में गोलियां मारकर हलाक किया गया है। जब मैं वहां पहुंचा तो स्टार्क की लाश ट्रेस की जा चुकी थी। उसके ऑफिस का उकबी रास्ता खुला हुआ था और वहां मौजूद मुहाफिज भी हलाक कर दिए गए थे और ये कत्ल गारत तकरीबन 2.5 घंटे पहले हुई है। क्लब में किसी को इसके बारे में मालूम ना हो सका था। कातिल उकबी तरफ से आए और उकबी तरफ से ही वापस चले गए। मैंने स्टार्क के इस उकबी कमरे की तलाशी ली तो वहां अलमारी से रस्सी का एक बंडल मिला जिस पर खून के धब्बे मौजूद थे और स्टार्क की लाश जिस अंदाज में फर्श पर पड़ी थी इससे जाहिर होता था कि उसे कुर्सी पर बिठाकर पहले बांधा किया, फिर उससे गोलियां मारकर हलाक किया गया है। फिर इसकी रस्सियां खोलकर इसका बंडल बनाकर उसे अलमारी में छुपा दिया गया और स्टार्क की लाश को घसीटकर कुर्सी से नीचे फर्श पर डाल दिया गया। कराशू ने तफसीली बात बताते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सब कुछ किसने और क्यों किया है? चीफ ने कहा। चीफ, स्टार्क से बाकायदा पूछ-कुछ की गई है और ये पूछ-कुछ पाकिस्तानी एजेंट इमरान ने की है, कराशू ने जवाब दिया तो चीफ बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? क्या तुम इमरान को जानते हो और कैसे मालूम हुआ तुम्हें कि स्टार्क से इमरान ने पूछ-कुछ की है? चीफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि कराशू बीटी का आम एजेंट था इसलिए चीफ हैरान हो रहा था। चीफ, स्टार्क मेरा गहरा दोस्त रहा है,
उसने मुझे फ़ोन पर बताया था कि पाकिस्तानी एजेंटों का एक ग्रुप जिसका इंचार्ज इमरान है कराबी में मौजूद है और इनके खिलाफ काम कर रहा है। मैं 6 साल तक काफिरिस्तान में रह चुका हूँ और पाकिस्तान में भी मेरे वसी ताल्लुकात रहे, इसलिए मैं इस इमरान के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने स्टार्क को बताया था कि ये इमरान इंतहाई ख़तरनाक तरीन एजेंट समझा जाता है, इसलिए उसे इसके मुकाबले इंतहाई चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। स्टार्क ने मेरी बात को वो अहमियत ना दी जो उसे देनी चाहिए थी, इसलिए वो मारा गया। क्राशू ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि इससे पूछ-कुछ इमरान ने की है? चीफ ने कहा, चीफ, स्टार्क की लाश मैंने खुद देखी है। इसकी नाक के दोनों नथने आधे से ज़्यादा कटे हुए हैं, उसकी पेशानी पर उभर आने वाली मोटी रग कुचली हुई है और इसका चेहरा इस हद तक बिगड़ा हुआ है कि साफ महसूस होता है कि इस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है और नथने काट कर इस तरह पूछ-कुछ करना इमरान का ही काम है। वो अक्सर इस अंदाज में पूछ-कुछ करता रहता है क्योंकि इस तरह इंसान का शऊर ख़त्म हो जाता है और लाशऊरी तौर पर इंसान सब कुछ खुद ही बता देता है जो इससे पूछा जाता है। क्राशू ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन स्टार्क से क्या पूछ-कुछ की गई है? चीफ ने कहा, जिस मिशन पर ये इमरान और उसके साथी आए होंगे इसके बारे में पूछ-कुछ की गई होगी चीफ। क्राशू ने जवाब दिया, लेकिन इस बारे में स्टार्क को तो कुछ भी इल्म नहीं था। और इसके ग्रुप का क्या हुआ? चीफ ने कहा, बॉस, स्टार्क क्लब के असिस्टेंट मैनेजर मार्टिन से मेरी तफसीली बात हुई। स्टार्क के ग्रुप के इंचार्ज नाइफ और इसके 3 साथियों की लाशें पुलिस को वीरान जगहों से दस्तयाब हुई हैं। क्राशू ने जवाब देते हुए कहा, वेरी बैड। इसका मतलब है कि स्टार्क और उसका पूरा ग्रुप ही ख़त्म हो गया। क्या तुम मास्टर हॉक के बारे में जानते हो? चीफ ने कहा, यस बॉस, बहुत अच्छी तरह। दूसरी तरफ से कहा गया, मास्टर हॉक ने इस इमरान से मिलकर इसके ज़ख्मी साथियों को जनरल अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया था और स्टार्क ने मुझे बताया है कि इस अस्पताल का ताल्लुक भी मास्टर हॉक से था और मास्टर हॉक नाराज़ किया हुआ था। स्टार्क ने मास्टर हॉक से फ़ोन पर बात करके $10 लाख के एवज़ अस्पताल के हिफाजती इंतज़ामात ओपन करने की डील की थी और मास्टर हॉक चार्टर्ड तैयारे के जरिए नाराग से कराबी पहुंच रहा था। इसने स्टार्क से वादा किया था कि वो वापस आकर इस पर प्राइवेट अस्पताल के हिफाजती इंतज़ामात खोल देगा। अब स्टार्क तो हलाक हो चुका है, तुम इस मास्टर हॉक से मिलकर ये सारी कार्रवाई मुकम्मल कराओ। चीफ ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया, तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके मुझे इस बारे में तफसीली रिपोर्ट दो। चीफ ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो चीफ ने रिसीवर को रीडर पर पटख दिया। ये हो क्या रहा है? सब लोग एक एक करके हलाक होते जा रहे हैं। अब मेन हेडक्वार्टर को क्या जवाब दूंगा? चीफ ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद कराशू की कॉल आ गई। यस, क्या रिपोर्ट है कराशू? चीफ ने कहा, चीफ, मैंने तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं। स्टार्क ने आपको जो कुछ बताया था वो सब गलत था। मास्टर हॉक से इस इमरान ने किसी खास टिप के जरिए रब्ता किया और मास्टर हॉक अपने साथियों समेत जनरल अस्पताल पहुंच गया, लेकिन वहां नाइफ के आदमियों ने पहले ही फायरिंग खोल दी थी, जिससे इमरान के 2 साथी शदीद जख्मी हो गए। अलबत्ता इमरान के एक हबशी साथी ने नाइफ के आदमियों को भी हलाक कर दिया। इन जख्मियों को फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। बहरहाल फिर मास्टर हॉक उन्हें केयर अस्पताल ले गया। खुद वो इमरान के साथ वहां से चला गया। उसके बाद जब इसका राब्ता अपने आदमी फ्रेड से हुआ तो फ्रेड ने उसे जो तफसील बताई उसके मुताबिक नाइफ और उसके एक साथी ने अस्पताल से मुल्हिका गोल्डन होटल के तहखाने में अस्पताल और होटल की मुल्हिका दीवार में सुराख करके स्पेशल वार्ड में न सिर्फ बेहोश कर देने वाली गैस फायर की, बल्कि इनका प्रोग्राम साइनाइड गैस फायर करने का भी था। लेकिन इमरान को बर वक्त इल्म हो गया और इसने इस सुराख पर प्लास्टिक टेप लगा दिया, जिसकी वजह से बेहोश कर देने वाली गैस अस्पताल में फायर होने के बजाय वापस होटल के इस तहखाने में फैल गई और नाइफ और उसका साथी, जिसका नाम जॉन्स बताया गया था, बेहोश हो गया। फिर नाइफ और उसके साथी को गोली मार दी गई। इस दौरान इस इमरान ने नाइफ से उसके 3 साथियों को कॉल करवा कर उन्हें अस्पताल बुलवाया और फ्रेड को ये कहकर वो इन तीनों को भी हलाक कर दे। फ्रेड ने इस पर अमल किया। इसके बाद इमरान अपने एक हबशी साथी के साथ चला गया। फिर उसने मास्टर हॉक से रब्ता किया और उसने मास्टर हॉक से एक तैयारा पाकिस्तान के लिए चार्टर्ड कराया और अपने ज़ख्मी साथियों को, जिनकी तादाद 4 थी, चार्टर्ड तैयारे से वापस पाकिस्तान भिजवा दिया। इमरान खुद अपने एक हबशी साथी के साथ एयरपोर्ट से चला गया। मैंने एयरपोर्ट से जो मालूमात हासिल की, इनके मुताबिक इमरान अपने साथियों के साथ डाशू जजीरे गया है। क्राशू ने तफसील बताते हुए कहा तो चीफ भी इख्तियार उछल पड़ा। कैसे मालूम हुआ कि वो जजीरे डाशू गए हैं? चीफ ने हैरत भरे लहजे में पूछा। इमरान एक्रीमियन मेकअप में था, जबकि इसका हबशी साथी अपने असल चेहरे में था।
मैंने एयरपोर्ट पर इस हबशी का हुलिया बताकर मालूमात हासिल की तो पता चला कि उन्होंने डाशू के लिए सीटें बुक कराई हैं। क्राशो ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि करामी में अपना बिजनेस और अपने ग्रुप को शिफ्ट कर लो। अब स्टार की जगह तुमने लेनी है। स्टार क्लब भी अब तुम्हारी मलकियत होगा। चीफ ने कहा, यस चीफ, शुक्रिया। क्राशो ने मुसरत भरी लहजे में कहा, मैं ऑर्डर भिजवा देता हूँ। चीफ ने कहा और हाथ बढ़ाकर उसने कुरियर दबाया और टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस बॉस। दूसरी तरफ से एक मौतमाना आवाज़ सुनाई दी, क्राशो के करामी में सुपर एजेंट बनाए जाने के ऑर्डर भिजवा दो। सेक्शन चीफ ने कहा, यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया तो चीफ ने रिसीवर रख दिया। ये सब क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। और वो जजीरा डाशू क्यों आ रहे हैं? अब क्या किया जाए? चीफ ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा कि अचानक स्यारंग की फ़ोन की घंटी बज उठी तो चीफ बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि ये फ़ोन मेन हेडक्वार्टर के लिए मखसूस था। इसने झपट कर रिसीवर उठाया। ब्लैक सेक्शन चीफ बोल रहा हूँ। चीफ ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा, स्टॉक तुम्हारी मरहूम बीवी का भाई था। उसी तरफ से ऐसी आवाज़ सुनाई थी जैसे गरारियों की रगड़ से आवाज़ पैदा होती है। यस सुपर चीफ। सेक्शन चीफ ने जवाब दिया, लेकिन इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। बस यही पूछना था। दूसरी तरफ से कहा गया, उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो चीफ ने हैरत भरे अंदाज में आंखें झपकाते हुए रिसीवर रख दिया। ये क्या हुआ? इस बात का पूछने का क्या मतलब? चीफ ने हैरत भरे लहजे में कहा कि अचानक सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी। इस फ़ोन का ताल्लुक सेकंड हेडक्वार्टर से था। यस, ब्लैक सेक्शन चीफ बोल रहा हूँ। चीफ ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, फिशर बोल रहा हूँ, सेकंड हेडक्वार्टर से। दूसरी तरफ से भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, फरमाइए। चीफ ने कहा, क्राशो ने तुम्हें जो रिपोर्ट दी है वो मेन हेडक्वार्टर ने कैच कर ली है। उन्हें मालूम हो गया है कि इमरान ने तुम्हारे रिश्तेदार स्टार्क से तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करनी है, इसलिए वो अपने साथी के साथ डाशो पहुंच रहा है। अगर इमरान तुम तक पहुंच गया तो लेबॉर्ट्री के साथ साथ इसके तमाम हिफाजती इंतजामात की तफसील भी उसे मालूम हो जाएगी। इसलिए मेन हेडक्वार्टर ने ब्लैक सेक्शन को हमेशा के लिए क्लोज करने का फैसला किया है। लिहाजा गुड बाय फॉर एवर। दूसरी तरफ से कहा गया, उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। क्या मतलब हुआ इस बात का? चीफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन इससे पहले कि वो रिसीवर रखता, अचानक एक खौफनाक धमाका हुआ। उसके साथ ही चीफ के हलक से चीख निकली और उसका जहन गहरी तारीकी में जैसे डूबता चला गया। डाशो जजीरे में ब्लू लाइट क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर कॉल्स अपने ऑफिस में बैठा शराब पीने में मसरूफ था। वो दरमियाने कद लेकिन गेंडे जिस्म मालिक था। इसकी ठोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी और हथौड़ी जैसी थी। आंखें छोटी, पेशानी तंग और सर पर छोटे और कतरे छुदरे बाल थे। चेहरे पर जख्मों के मंदमिन निशानात काफ़ी तादाद में थे। उसके दोनों कांधे इस तरह झुके हुए थे जैसे उसने दोनों हाथों से पानी से भरी हुई बाल्टियां उठाई हों। शराब की बोतल इसके मुंह से लगी हुई थी कि सामने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने बोतल मेज़ पर एक धमाके से रखी और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इसका लहजा फाड़ खाने वाला था। मॉडरी बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया, बोलो मॉडरी। कार्लस ने इस तरह फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। ब्लैक मून क्लब तबाह हो गया है बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो कार्ल्स भी इख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? क्या तुम नशे में तो नहीं? कार्ल्स ने इस बार हलक के बल चीखते हुए कहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ बॉस। क्लब अपने तहखानों समेत मुकम्मल तबाह हो गया और पुलिस और फायर ब्रिगेड इसमें से लाशें निकाल रहे हैं। क्लब और तहखानों में मौजूद तमाम लोग हलाक हो गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक क्लब से 150 और नीचे तहखानों में 8 अफराद की लाशें मिली हैं। और बॉस, नीचे तहखाने तो मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गए। वहाँ से जली हुई मशीनों के पुर्जे भी मिले। यूँ लगता है कि तहखानों में इंतहाई जदीद साख्त की मशीनी नस्ब थी जो साथ ही जलकर राख हो गई। मॉडरी ने तफसील बताते हुए कहा, वेरी बैड। ये सब हुआ किस तरह और किसने किया ऐसा? कॉल्स ने कहा, अभी कुछ मालूम नहीं हो सका। अभी पुलिस इंक्वायरी कर रही है इस बारे में। जब मालूम हो कि किसने ऐसा किया तो मुझे रिपोर्ट देना, मैं उसकी नस्ल ख़त्म करा दूंगा। कॉल्स ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर कुरियर पर पटखा और मेज़ पर रखी हुई शराब की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। इस वक्त तक उसे मुंह से लगाए रखा जब तक बोतल में मौजूद इंतहाई तेज़ शराब का आखिरी कतरा उसके हलक से नीचे ना उतर गया। फिर उसने खाली बोतल एक तरफ पड़ी हुई बास्केट में उछाल दी। इसके चेहरे पर इंतहाई तेज़ शराब पीने की वजह से तेज़ सुर्खी सी उभर आई थी, हत्ता कि ये सुर्खी आंखों में भी छलकने लग गई थी। मैं इसका खून पी जाऊंगा। जिसने रॉडिश को हलाक किया है वो मेरा हकीकतन दोस्त था, कॉल्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। ब्लैक मून क्लब का जनरल मैनेजर रॉडिश
इसका बहुत गहरा दोस्त था। वो बचपन से ही इकट्ठे रहे थे और जराइम की दुनिया में भी वो इकट्ठे ही आए थे। फिर रॉडिश ब्लैक मून क्लब का मैनेजर बन गया, जबकि उसने अपना अलहदा क्लब खोल दिया। लेकिन इन दोनों के दरमियान अब भी इंतहाई गहरे ताल्लुकात थे। इसके साथ साथ उसे ये भी मालूम हो गया था कि ब्लैक मून क्लब दरअसल एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम ब्लैक थंडर का खसूसी अड्डा था। क्लब के नीचे तहखानों में ये अड्डा कायम था, लेकिन इसका कोई ताल्लुक क्लब से नहीं था। वहां आने जाने के रास्ते भी अलहदा थे। चूंकि रॉडिश का ताल्लुक इन तहखानों से नहीं था, इसलिए कॉल्स का भी कोई ताल्लुक वहां से नहीं रहा। वो बैठा यही सोच रहा था कि एक बार फिर फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उसने अपने मखसूस फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। रॉडिश बोल रहा हूँ। उसी तरफ से उसके दोस्त रॉडिश की आवाज़ सुनाई थी। अरे तुम जिंदा हो? अभी मैं तुम्हारी मौत का सोग मना रहा था। कहाँ हो तुम और क्या हुआ तुम्हारे क्लब के साथ? कॉल्स ने बेइख्तियार चीखते हुए कहा। मैं असफान से बोल रहा हूँ। मैं 2 रोज से वहाँ था। मेरी अदम मौजूदगी में ये सब हुआ, रॉडिश ने कहा। ओह थैंक गॉड, तुम बच गए, कॉल्स ने बड़े खलूस भरे लहजे में कहा। शुक्रिया कॉल्स, में 1 घंटे के अंदर डाशो पहुंच रहा हूं, फिर तुमसे मुलाकात होगी। मैंने तुमसे इंतहाई अहम बातें करनी है, रॉडिश ने कहा। आ जाओ, मैं ऑफिस में मौजूद हूं, आज मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं, कॉल्स ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो कॉल्स ने रिसीवर रखा और फिर रिवॉल्विंग चेयर को मोड़कर उसने अपनी उकब में मौजूद एक रैक से शराब की बोतल उठाई, उसे खोलकर मुंह से लगा लिया। शुक्र है रॉडिश बच गया, कॉल्स ने शराब पीने के साथ साथ बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद दरवाज़ा खुला। लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये रॉडिश था। खुश आमदीद रॉडिश, कॉल्स उसे देखकर बेइख्तियार उठकर खड़ा हो गया। शुक्रिया कॉल्स, तुम वाकई ही मेरे सच्चे दोस्त हो जो मेरे बचाने पर इस तरह खुश हो रहे हो, रॉडिश ने मुसाफिया करके मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इसमें क्या शक है रॉडिश, और तुम बेफिक्र हो। तुम अपना नया क्लब खोलो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, कॉल्स ने कहा तो रॉडिश भी इख्तियार हंस पड़ा। बेहद शुक्रिया, लेकिन मुझे मदद की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पीटी बैनुल-अक़वामी तंजीम है और इसके लिए क्लब खोलना ऐसे ही है जैसे तुम्हारा और मेरा किसी $1-2 खैरात में दे देना। अलबत्ता मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम का सौदा लेकर आया हूँ, $20 लाख का सौदा, रॉडिश ने कहा तो कॉल्स पे इख्तियार उछल पड़ा। $20 लाख? और मेरे लिए? क्या कह रहे हो? इस रकम से तुम खुद एक नहीं बल्कि 2 क्लब खोल सकते हो, कॉल्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम मेरे दोस्त हो कॉल्स, इसलिए ये रकम मैंने तुम्हारे लिए हासिल की है। मैं तुम्हें तफसील बता देता हूँ। ब्लैक मून क्लब के नीचे तहखाने में ब्लैक थंडर का एक सेक्शन कायम था, जिसके तहत किसी जगह एक लेबॉर्ट्री काम कर रही है। इस लेबॉर्ट्री के बारे में सेक्शन चीफ को इल्म था। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के कुछ लोग इस लेबॉर्ट्री के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो कराबी पहुंचे। वहां सेक्शन चीफ की बीवी का भाई ब्लैक थंडर का सुपर एजेंट था। इसका पूरा ग्रुप था जो इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद पर मुश्तमिल था। सेक्शन चीफ ने अपनी बीवी के भाई को इस सर्विस के एजेंटों के खिलाफ काम करने का हुक्म दिया। उन्होंने कुछ कामयाबियां भी हासिल की कि उनके हाथों इस सर्विस के कुछ लोग जख्मी हो गए। लेकिन फिर अचानक मेन हेडक्वार्टर को इत्तला मिली कि सेक्शन चीफ की बीवी का भाई, जिसका नाम स्टार्क था, वो इस सर्विस वालों के काबू में आ गया और इस पर उन्होंने तशद्दुद करके इसे सेक्शन के बारे में मालूमात हासिल कर ली। स्टार्क को इस ग्रुप समेत हलाक कर दिया गया और अब वो सेक्शन चीफ से लेबॉर्ट्री के बारे में तफसीलात मालूम करने डाशो पहुंच रहे हैं तो मेन हेडक्वार्टर ने क्लब के तहखानों में पहले से नस्ब डिस्ट्रक्शन बम ब्लास्ट कर दिया। इस तरह सेक्शन चीफ और इसके आदमियों के साथ साथ क्लब में मौजूद तमाम अफराद भी हलाक हो गए। मैं चूंकि बाहर था इसलिए बच गया। इस तरह मेन हेडक्वार्टर ने इस सर्विस का रास्ता रोक दिया है। अब मसला था इस सर्विस के लोगों को हलाक करने का। इसकी 2 सूरतें थी। एक तो ये कि उन्हें ना छेड़ा जाए और वो यहाँ टकरे मार कर खुद ही वापस चले जाएं, जबकि दूसरी सूरत यह कि यहाँ इनका खात्मा कर दिया जाए। मेन हेडक्वार्टर ने दूसरी सूरत अपनाने का फैसला किया। फिर मुझसे पूछा गया कि यहाँ डाशो में कोई ऐसा ग्रुप है जो इस सर्विस के लोगों को ट्रेस करके इनका खात्मा कर सकता है, तो मैंने तुम्हारा नाम लिया और तुम्हारे ग्रुप के बारे में तफसीलात बताई तो मेन हेडक्वार्टर ने मेरी बात तस्लीम कर ली और मुझे हुक्म दिया कि मैं तुमसे बात करूं। अगर तुम इस काम पर आमादा हो जाओ तो तुम्हें $20 लाख मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। $10 लाख पहले और $10 लाख मिशन तकमील के बाद। चनाचा मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। अब तुम बताओ कि क्या तुम ये ऑफर कबूल करते हो या नहीं, रॉडिश ने तफसील बताते हुए कहा। कमाल करते हो रॉडिश, तुम भी। $20 लाख और मैं छोड़ दूं? इतनी बड़ी रकम के लिए तुम्हें डाशू की आधी आबादी को हलाक कर सकता हूं। मैं तैयार हूं, अलबत्ता इन लोगों के बारे में तफसीलात तुम्हें बतानी होंगी, कॉल्स ने मुसरत भरे लहजे में कहा। लाइक, कमेंट, शेयर।
the bell icon.